नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता झा और स्वागत कर रही हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का कोर्स, और ये जो कोर्स है ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी, सीसैट, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारे एस्पिरेंट इस कोर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि इस कोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों आज के कोर्स में जो आज का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कमीशन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हूँ मैं संगीता झा, और ये जो कोर्स है ये चाहे आप आईएएस के एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी के, सीसेट के, एनडीए के, सीडीएस के, यूपीपीएससी के, सीएससी के, या फिर आप कोई भी स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के एग्जाम देते हो, तो वो भी एस्पिरेंट इस कोर्स को देख सकते हैं और यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ कमीशन यानी कि कमीशन का विकास। इस पे हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। और आपको इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए इवोल्यूशन ऑफ कमीशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है और इंटर स्टेट रिलेशन क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उनके पे बेस जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, गवर्नर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जाते हैं, कई सारे लॉ के बारे में आपसे पूछा आता है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कमीशन यानी कि कमीशन का विकास, इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों हर बार चुनाव होता है और कोई ना कोई पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाती है, और लोकसभा जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केवल दो लोगों को एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य मनोनीत किया जाता है। ओके, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दो। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे उत्तराखंड आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस 2016 के एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, बल्कि आपसे मेंस के एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, of the following political features which is or are common to इंडिया एंड द यूएसए, यानी कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है, यानी कि इंडिया और यूएसए के जो हमारी पॉलिटिकल फीचर्स हैं उन दोनों के बीच में कौन सी चीज है जो कॉमन है। तो पहला आपको दिया गया है ऑप्शन रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। दूसरा है आपका रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। यहाँ पे सेंटर की जगह स्टेट होना चाहिए था। थर्ड है आपका प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और फोर है आपका द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 3 and 4 ओनली, यानी कि 3 और 4 केवल। और बी है आपका ओनली 3, यानी कि सिर्फ 3 यानी कि केवल 3। और सी है आपका 2, 3 and 4 ओनली, यानी कि केवल 2, 3 और 4। और डी है आपका 1, 3 and only या 1, 3 ओनली, सॉरी एंड नहीं होगा यहाँ पे, तो केवल 1 और 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपसे यूपीपीएससी प्री जीएस फर्स्ट पेपर में 2017 के एग्जाम में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3 वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा, कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है और इसे वो कभी भी यूज कर सकता है जब भी उसको जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आपको ए बी सी डी, इसमें से बी वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट वन इज which one of the following does not fall within the
परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। बी है आपका मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सी है ऑप्शन आपका पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, और पॉल्यूटन है, सॉरी। और सी है आपका कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मृत्यु दंड। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे यूपीपीएससी प्रीवियस फर्स्ट पेपर में 2017 के एग्जाम में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये, और बी है आपका मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय द डॉक्टर ये, और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड, ये तीनों ऑप्शन आपके सही आंसर हैं। ए, बी एंड डी ये अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन सी जो है ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो एस्टर्सन ए है आपका इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको पता ही होगा कि भारत का अपना एक संविधान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इसका रीजन दिया गया है इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, यानी कि भारत का अपना एक संविधान है। तो कथन दिया गया है आपका भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और विचार जो है वो आपको रीजन दिया गया है इसका, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो आपको बताना है कि इसमें सही है या नहीं है ये। तो ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपका बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। सी है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि ए तथा आर दोनों गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीवियस फर्स्ट पेपर 2017 के एग्जाम में। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कूट सही है, आपको इन कथनों पे विचार करना है और सही ऑप्शन ABCD में से किसी एक को चुनना है। तो पूछा गया है आपसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस पे आपको रीजन दिया गया है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। ओके, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और भारत का एक संविधान भी है। ये दोनों कथन जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। लेकिन आर जो है कि भारत का अपना एक संविधान है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि करेक्ट व्याख्या नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, यानी भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी कि कहां से इसको लिया गया है। ओके, ऑप्शन ए है आपका द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बी है आपका द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका के संविधान से, ये भी गलत है। और सी है आपका द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। एंड डी है आपका द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्रीवियस फर्स्ट पेपर 2017 का एग्जाम है ये, और पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, इसकी कल्पना
को प्राप्त किया गया है। कहाँ से? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट यानी कि अधिनियम से इसको प्राप्त किया गया है कि राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि एक सेंटर होगा, एक क्या होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक स्टेट्स का एक क्या होगा, यूनियन होगा। ओके, तो इसको लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर। आपसे पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए है आपका द डाई स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा। डाई यानी कि पहले वाले, यानी कि पिछले, ठीक है। तो पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और बी है आपका द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, यानी कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, और सॉरी पहला था उपाध्यक्ष, दूसरा है आपका अध्यक्ष। सी है आपका वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, यानी कि नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और डी है आपका द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा, यानी कि पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्री जीएस फर्स्ट पेपर 2017 के एग्जाम में। तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है। और इनका चुनाव जो है वो बहुत कम समय के लिए किया जाता है। ये जो है ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक बंदे को चुना जाता है, जो कि सबसे वरिष्ठ होते हैं, सबसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2 सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 है स्टेट्स का, लिस्ट 2 है नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि पहली सूची जो है वो राज्यों की है, और दूसरी सूची जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गुजरात, और गुजरात में क्या है, कितने वो हैं, गुजरात में 9 जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका कर्नाटका, और कर्नाटका में क्या है, कितने हैं राज्यसभा के सदस्य, 11। सी है आपका केरला 3, और केरला को दिया गया है 12 सदस्य, और डी जो है उड़ीसा, उड़ीसा को दिया गया है 10 सदस्य, यानी कि 10 मेंबर हैं राज्यसभा में। और आपको ऑप्शन जो है वो सही से टिक करना है ABCD में, कि सही में कितने आंसर हैं, गुजरात में कितने हैं मेंबर, और कर्नाटक में कितने हैं, केरला और उड़ीसा में जो है वो राज्यसभा के कितने सदस्य हैं टोटल, ठीक है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। और इसमें जो आपका गुजरात है इसमें है आपके 11, टोटल 11 क्या राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और फिर है आपका बी, और बी में है आपका 3, यानी कि 12। तो बी में है आपका 3, तो 3 में है आपके 12 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल 12 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला, और केरला में है टोटल 9, यानी कि टोटल 9 राज्यसभा के सदस्य हैं। और डी है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उड़ीसा में जो है वो 10 सदस्य हैं। तो ये आंसर जो है वो आपका सही है, उड़ीसा वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही है, कि उड़ीसा में टोटल 4 मेंबर थे, बाकी सबको आपको सही से लगाना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके सही आंसर है, राज्यों की सूची और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के सूची के बेस पे ये क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वोरम टू कॉन्स्टिट्यूट
कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति यानी कि कोरम कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। बी है आपका 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग। सी है आपका 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग। और डी है आपका 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपीपीएससी प्री जीएस फर्स्ट पेपर 2017 में, और इसका आंसर देखिए, आंसर भी लिखा हुआ है। आंसर जो है वो है सी, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या, जितने भी मेंबर हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 600 मेंबर है तो उसका 1/4वां भाग जो है वो क्या हो जाएगा, वो अधिवेशन गठित करने हेतु जो है वो कोरम है, यानी कि वो सही है, अधिवेशन गठित कर सकते हैं वो, ठीक है। 1/4 पार्ट होने चाहिए मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो भारत का प्रधानमंत्री ए ऑप्शन है, बी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि आपके ऑप्शन सी निर्वाचन आयुक्त, और डी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन में से आपको लगाना है कौन से आंसर जो है वो सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है भारत में, दोनों उपस्थित नहीं है या दोनों की मृत्यु हो गई है, तो दोनों में से किसको उप राष्ट्रपति बनाना होगा? दोनों की उपस्थिति में दोनों में से कौन राष्ट्रपति बनेगा? इन सब 4 ऑप्शन में से सॉरी, तो भारत के प्रधानमंत्री तो बनने से रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। बी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, तो वो भी नहीं बनेंगे। सी है आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और डी है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाएगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस 2016 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो हमारे भारत का जो है वो राष्ट्रपति कौन बनेगा? भले ही ये कुछ समय के लिए बने, लेकिन इनको बनाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इनमें से किसको लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, इन सब में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बी है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस 2016 के एग्जाम में। तो सही आंसर है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी पूछा गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो इनका चुनाव जो है वो बहुत कम समय के लिए किया जाता है, अस्थायी तौर पे किया जाता है। अब अस्थायी तौर पे क्यों किया जाता है कि मान लीजिए किसी राज्य का, किसी स्टेट का इलेक्शन होता है और कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है या कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, तो राज्यसभा जो है वो भंग कर दी गई। और क्या हुआ कि जब तक नई पार्टी आएगी नहीं तब तक राज्यसभा तो चलने से रहा, तो क्या होगा, कुछ समय के लिए वहां पे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और उन्हें कहा जाता है, और प्रोटेम स्पीकर उन बंदों को कहा जाता है जो चुनाव के बाद, चुनाव होकर नई पार्टी आ गई तो चुनाव के बाद पहले सत्र में, क्योंकि पहले सत्र में तो अभी किसी को कुछ चुना ही नहीं गया है, ना कोई लोकसभा का स्पीकर है, कोई नहीं है, तो वे बंदे जो चुनाव के बाद सबसे पहले सत्र में जो होती, सबसे पहले जो सत्र होती है चुनाव की, राज्यसभा की, तो पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक, ठीक है, जब तक उपाध्यक्ष या फिर वहां के
अध्यक्ष को चुन नहीं लिया जाएगा आपके लोकसभा या राज्यसभा के, ठीक है, तब तक संसद या विधानसभा का संचालन यही करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक नई पार्टी का चुनाव हो गया, और नई पार्टी तो है सेलेक्ट होके आ गई, लेकिन अभी उनमें से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को नहीं चुना गया है, क्योंकि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तो बनेंगे वरिष्ठ नागरिक या वरिष्ठ मेंबर जो भी होंगे उनमें से सेलेक्ट होकर जो भी आए होंगे चुनाव से, तो उनमें से किसी वरिष्ठ नागरिक को चुना जाएगा। तो अब तक तो वो जो राज्यसभा की जो स्पीकर की गद्दी है उसको छोड़ तो दिया नहीं जाएगा, तो थोड़े समय के लिए जिसको बनाया जाता है इलेक्शन होने से पहले, उन लोगों में से चुने जाने से पहले कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा उनसे पहले, तो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए वहां पे उनको बिठाया जाता है। ठीक है, और वो संसद या विधानसभा का संचालन थोड़े समय के लिए करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो है उस राज्य के राज्यपाल जो है वो इनको नियुक्त करता है यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष को, प्रोटेम अध्यक्ष को चुना जाता है, और राज्यपाल जो है वो कुछ समय के लिए इनको नियुक्त करता है जब तक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलती हूँ, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आप लोग प्लीज इस कोर्स को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को स्टडी होम को, ताकि मैं रोज नए नए कोर्सेज के साथ आपके साथ बनी रहूं। थैंक यू दोस्तों आपका मुझे सुनने के लिए।